गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th की संचयन का चैप्टर 3 टोपी शुक्ला पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि संचयन में आपके कुल 3 चैप्टर हैं, हरिहर काका, सपनों के से दिन, और 3rd चैप्टर है आपका टोपी शुक्ला। हरिहर काका अक्सर कर हाफ ईयरली से पहले पढ़ाया जाता है और उसके क्वेश्चन आंसर हाफ ईयरली तक ही आते हैं, लेकिन टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन ये दोनों चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर जो है इसी चैप्टर में से आते हैं। तो अभी आपने सपनों के से दिन पहले आपने पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला और एक हिंदू परिवार से है और एक उसका दोस्त है, जिगरी यार, पक्का दोस्त जिसको अपन कह सकते हैं, उसका नाम है इफ़न। टोपी और इफ़न दोनों ही पक्के दोस्त थे। दोनों की परवरिश अलग अलग घरों में हुई है, दोनों ही अलग अलग ख़ानदान से हैं, लेकिन दोनों ही पक्के दोस्त थे। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न ही कहा और टोपी शुक्ला जो है वो भी कभी उसने बुरा नहीं माना, परंतु इफ़न हमेशा पुकारने पर भी टोपी और इफ़न की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। लेखक बताते हैं कि इफ़न एक मुस्लिम परिवार से था और टोपी एक हिंदू परिवार से था। उसकी परवरिश एक मुस्लिम फैमिली के अंदर उन्हीं रीति रिवाजों के साथ हुई और टोपी की परवरिश उनकी फैमिली में वही हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग हुई। और आप देखो कि हिंदू और मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे हिंदू में हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और मुस्लिम लोग जो है भगवान मतलब पैगंबर को कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी गाय चराते थे और पैगंबर जो थे वो जिसको अपन कहते हैं वो भी क्या करते थे, मोहम्मद साहब जो थे वो भी गाय चराने का ही कार्य किया करते थे। तो चाहे पशुपति कहें, गोवर्धन कहें या ब्रज कुमार कहें, ये सब एक ही है, केवल नाम अलग अलग है और हमें इन परंपराओं के चक्कर में हमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए। लेखक आगे कहते हैं, इफ़न की कहानी बहुत ही लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी को भी हमें समझना होगा, इसलिए हमें दोनों कहानी को सुनाने से पहले इफ़न और टोपी दोनों के बारे में अलग अलग बताना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़न के बिना टोपी अधूरा है और टोपी के बिना इफ़न अधूरा है और दोनों ही कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कहते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि तो ये एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी। आज हमारे घर में भी भाई भाई हैं तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, इसकी हम गाथा कभी भी नहीं गाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो वो कहते हैं जिनको राजनीति में जाना है, जिनको कोई चुनाव लड़ना है तो वो इस तरह की बात कहे। हमें इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बिना कहे हुए भी हम भाई भाई ही कहलाएंगे, ऐसा कथाकार का कहना है। इफ़न और टोपी गहरी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि टोपी जो था उस टोपी का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला। टोपी का नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला। और इफ़न जो है उस इफ़न का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न कहा गया है। इफ़न के दादा और परदादा बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के दादा और परदादा दोनों ही प्रसिद्ध मौलवी थे और काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में ही मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। क्या हुआ? दादा और परदादा दोनों ही काफिरों के देश में पैदा हुए, मतलब उनका जो मुस्लिम संप्रदाय है वहाँ इनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद इन्होंने ये वसीयत करी कि मुझे करबला ले जाया जाए, जहाँ इनका एक पवित्र स्थल है वहाँ पर इनको ले जाया जाए, वहाँ इनको दफनाया जाए। उनकी आत्मा कभी वहाँ पर नहीं बसी। और जो इफ़न जो इनके परिवार में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो था इफ़न। इफ़न जो है पहला
हिंदुस्तानी बच्चा था जो कि हिंदुस्तान में पल भर के बड़ा हुआ था। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। दादा और परदादा ने तो ये वसीयत की थी कि उनको करबला ले जाया जाए, उनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है वहाँ ले जाया जाए, लेकिन इफ़न के जो पिता थे सैयद मुर्तज़ा हुसैन, उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि मेरे को करबला ले जाया जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही मरे। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इफ़न के दादा और परदादा दोनों हिंदुस्तान में पैदा हुए, लेकिन उनकी आत्मा कभी यहाँ नहीं रही। वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते रहे और वो वहीं पर ही उनको दफनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो पैदा हुए वो थे इफ़न के पिता, वो यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए और उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि मुझे दफनाया जाए, बल्कि उनको यहीं दफनाया भी गया। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े वगैरह रखा करती थी। इफ़न की परदादी जो थी वो भी नमाजी बीवी थी और करबला, नब्ज़ और जितने भी इनके पवित्र स्थान हैं वहाँ पर वो यात्रा कर चुकी थी। और जब भी कोई घर से बाहर जाने लगता तो वह हमेशा एक घड़ा भरवाया करती थी और माश का सदका भी जरूर उतारती थी। मतलब एक मटका रखा कर, मतलब शुभ मानती थी। परदादी हमेशा क्या करती थी, एक मटका रखती थी और उसको शुभ मानती थी कि कोई भी बाहर जाए तभी शुभ यात्रा होएगी, तो उससे उनके मांस का सदका उतारना, ऐसा कोई टोटका वो किया कर देती। ये किसके लिए कहा गया है, इफ़न की परदादी के लिए। और इफ़न की जो दादी थी वो भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु अपने इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और उसने कहा कि माता मेरे बच्चे को माफ़ कर देना। मतलब वो एक मुस्लिम लेडी थी, लेकिन फिर भी उसने माता को याद किया। आपको याद है अपन शीतला जब चेचक निकलती तो अपन शीतला माता को पूछते हैं, तो ऐसे ही उसने भी माता को याद किया। वह लखनऊ उसकी उर्दू ससुराल थी, लखनऊ जो उसका ससुराल था और वहाँ पर उर्दू भाषा बोली जाती थी। और दादाजी जो थे वो मौलवी थे, इसलिए वो बिल्कुल उसको मौलविन बन करके ही रहना पड़ता था। और वो बिल्कुल गांव की जैसी लेडी थी और अपने गांव की तरह ही वो बात किया करती थी। उसको उर्दू बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा अपने घर पे पूर्वी भाषा ही बोला करती थी। और वो कहती थी भाषा के चक्कर में पड़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अपना पियर बहुत ही पसंद था और वो हमेशा वहाँ रहना, वहाँ दूध दही खाना, मक्खन खाना, ये उसको बहुत ही पसंद था। लेकिन जब वो लखनऊ जाती थी, वो जमींदार, तो वो क्या है, मौलविन बन जाती थी। और मौलविन बनने की वजह से ही उसके यहाँ पर जब इफ़न की छठी पर उन्होंने खूब गाना बजाना और जश्न मनाया था। क्यों? क्योंकि जब इफ़न के पिता की शादी हुई उस समय वो मौलविन थी और मौलविन होने की वजह से वो खूब ठाट बाट से शादी ब्याह वगैरह उसने नहीं किया, क्योंकि उसको हमेशा मौलविन बनने की वजह से नाचना गाना मौलवियों के परिवार में नहीं होता है, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और लेकिन जब इफ़न पैदा हुआ तो उसकी छठी में उन्होंने खूब जश्न मनाया, क्योंकि मौलवी साहब उस समय मर चुके थे। तो जब तक मौलवी थे जब तक गाना बजाना नहीं हो पाया, लेकिन जब मौलवी साहब शांत हो गए तब उनकी इफ़न की छठी में उन्होंने खूब जश्न मनाया था। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था और मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना जरूरी, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बिना इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता है। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि वो जमींदार की बेटी थी और उनके यहाँ आसामी लोग खूब दूध दही घी मक्खन लाया करते थे और उनको वो खाया करती थी। और जब कभी वो लखनऊ से अपने पियर जाती तो खूब लपड़ सपड़ वो खाया करती थी, क्योंकि उस समय वो भूल जाती थी कि मैं एक मौलविन हूँ। ससुराल में उसकी आत्मा सदैव बेचैन रहा करती थी और हमेशा वो कहती थी, ए बेटा जौन सु हमारी लाश भी ना संभली जाए क्या। जब उनके बेटा कहते थे कि अगर आपको भी आप चाहते हो तो आपकी लाश को भी करबला ले जाया जाएगा, तो वो हमेशा ये कहती थी, क्या तुम्हें मेरी लाश को संभाला नहीं जाएगा जो करबला ले जाया जाएगा। बल्कि कुल मिला के ये थी कि उनकी वो हमेशा एक हिंदुस्तानी ही बन करके रही। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है।
जब दादी का अंतिम समय था, उसको याद नहीं था कि अपना घर कहाँ है, तो अंत में वो सब कुछ भूल गई, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें याद था कि एक मेरा घर है, उस घर के वहाँ पर एक आम का पेड़ है, और वो जो एक बीजू पेड़ था वहाँ पर खूब फला फूला, जहाँ वो मीठे मीठे आम वो जो वगैरह है खाया करती थी, और एक कच्ची हवेली है, इसका उन्हें याद था, और काफ़ी मीठी मीठी बेशुमार बातें उनको याद थी। उनके मरने के पश्चात उनका परिवार जो है कहीं और शिफ्ट हो गया, तो अंत में वो परिवार जो था वो परिवार कस्टोडियन में चला गया, मतलब सरकार के पास चला गया, सरकार ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। वह बनारस के फोतमैन में दफन की गई। बनारस के अंदर जो फोतमैन है वहाँ पर उनको दफन किया गया, क्योंकि उस समय इफ़न के पिता जो थे मुर्तुजा हुसैन, उनकी पोस्टिंग वहीं पर ही थी। इफ़न के पिता जो थे मुर्तुजा हुसैन, उनकी पोस्टिंग वहीं पर ही थी, इसलिए उनको वहाँ दफन किया गया। उस दिन इफ़न स्कूल गया हुआ था और उसे सूचना दी गई कि बीबी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। इफ़न की दादी को क्या कहा जाता था? बीबी कहा जाता था। इफ़न जब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा लगाव था। प्यार तो उसे अपनी अब्बू, अपनी अम्मी और अपनी बाजी से भी बहुत था। बड़ी बहन जो है उसका नाम था बाजी और छोटी बहन जो है उसका नाम था नुज़त, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा ही प्यार करता था। पिता जो है कभी भी गुस्सा आने पर अपने परिवार को कचहरी की तरह कर लेते थे, और माता भी कभी कोई फैसला सुना दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था, और नुज़त जो है वो भी उसकी कॉपी वगैरह ख़राब कर दिया करती थी। तो उसको सबसे ज़्यादा लगाव जो है अपनी दादी से ही था, और वो क्योंकि उसकी दादी हमेशा उसको अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी बहराम डाकू, कभी अनारपली परी, कभी बारह बुर्ज और अमीर हफ्ज़ा, गुल बकावली, हातिम तई, पंचफुल्ला आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। और कहानी सुनाने से पहले वो हमेशा ये कहती थी, सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी नहीं कहती, और एक मुल्क में एक बादशाह था। इस प्रकार से वो कहानी चालू किया करती थी। दादी की भाषा पर वो कभी भी नहीं मुस्कुराया। इफ़न को अपनी दादी की पूर्वी भाषा भी बड़ी अच्छी लगती थी, और उसे तो अच्छी भली क्यों न लगती, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह कहती थी, आओ मोरा कहाँ है बेटा, अनपढ़ गंवारण की बोली तू काहे को बोले लगे हो। वो हमेशा ये कहा करती थी कि तुम्हें तो अनपढ़ हूँ बेटा, मैं इस प्रकार की भाषा बोलती हूँ, तू इस प्रकार की भाषा क्यों बोलता है। तो कई बार उसके अब्बू जो है उसको डांट दिया करते थे, और उसको हमेशा हिंदी भाषा ही बोलनी पड़ती थी। और हमेशा वो कोई कहानी सुनाती तो हमेशा वो इस तरह की कहानी सुनाती जो उसको इफ़न को बड़ी अच्छी लगा करती थी। और यही भाषा जो है इफ़न के दिल में भी उतर गई थी, और यही भाषा टोपी के दिल में भी उतर गई थी, क्योंकि टोपी अक्सर कर इफ़न के साथ हुआ करता था और उसको ये भाषा बहुत ही अच्छी लगा करती थी। टोपी को भी उसके घर में इस प्रकार की भाषा सुनने को मिलती थी। टोपी की जो माँ है वो भी अक्सर कर इस प्रकार की भाषा जो है बोला करती थी। यह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश वो किया करता था। इफ़न की अम्मा और बाजी से भी यह बातचीत करने में कभी कोई कोशिश नहीं की। उसने कभी उसकी जो बड़ी बहन थी या छोटी बहन थी उससे उसने कभी बात नहीं की, उसकी अम्मी थी उससे उसने कभी बात नहीं की, लेकिन इफ़न की दादी से हमेशा टोपी जो है वो बात किया करता था, और उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु वह जब बात बढ़ने लगती तो वह दादी उसकी जो है हमेशा बीच बचाव कर दिया करती थी। उसकी बहन जो थी बड़ी, वो हमेशा उसको छेड़ा करती थी उसकी बोली के ऊपर, पर उसकी दादी जो है हमेशा बीच बचाव कर लिया करती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, और वह डांट करके उसको अपने पास बिठा लिया करती थी। दादी का कहा हुआ एक एक शब्द शक्कर का खिलौना बन जाया करता था, और टोपी को ये शब्द बहुत ही अच्छे लगते थे, और वो दादी के पास जो इफ़न की जो दादी थी उसी के पास चिपक करके बैठ जाया करता था। तोरी अम्मा क्या कर रही है, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर समझ जाता कि माता जी को ये कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाने लगा, और
अब्बू अम्मा अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। मानो खाना मेज कुर्सी पर होता था और लगती तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर नहीं। वो लोग टेबल कुर्सी पर बैठ करके खाना खाया करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा और राम दुलारी जो है खाना परोस रही थी। राम दुलारी कौन? टोपी की माता। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। और अम्मी अम्मी शब्द के ऊपर घर में एक बवाल सा मच गया, क्योंकि हिंदू परवरिश के अंदर अम्मी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। मेज पर जितने हाथ थे सभी रुक गए। सबकी आंखें टोपी के ऊपर चेहरे पर केंद्रित हो गई। सब जने सोचने लग गए कि ये अम्मी शब्द कहाँ से आया है। अम्मी शब्द से परंपराओं की दीवार हिलने लगी और सबके मन में यही बात थी कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया। और ख़ासकर टोपी की दादी सुभद्रा देवी, उन्होंने पूछा कि ये लफ्ज़ तूने कहाँ से सीखा है। लफ्ज़ उसको लगा कि ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा है। लफ्ज़ टोपी ने आंखें नचाई और लफ्ज़ क्या होता है मैं अब अम्मी से कहने लगा। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी जोर से गरजी। ई हम इफ़न से सीखा है, उसका पूरा नाम क्या है? उसने कहा कि ये मैंने इफ़न से सीखा है। उसने बोला कि ये इफ़न कौन है, बताओ इसका पूरा नाम क्या है। तो उसने बताया कि ये मेरा एक दोस्त है। उसने कहा क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से तो दोस्ती नहीं कर ली है? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू तुमने कितनी बार तुमसे कहूँ कि मेरे सामने इन गंवारों की ये जुबान मत बोला करो। जब उसकी माता राम दुलारी ने कहा कि ते कौना मियाँ के लड़के से दोस्ती कर लिए क्या बाप का रे, तब उसकी दादी को गुस्सा आया। उसने कहा कि राम दुलारी से बोला कि तुम इस प्रकार की भाषा मत बोला करो, ये गंवारों की भाषा है। और इफ़न टोपी पर बात आते आते सारी बात राम दुलारी पर आ गई और उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण तेल वाले को टोपी के कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली तो वो अपना गुस्सा पी गए। इधर टोपी के जो पिता थे भृगु नारायण शुक्ला, जब उन्हें पता चला कि इफ़न जो है एक मुस्लिम है और एक कलेक्टर का लड़का है, तो वो उन्होंने उस बात को पी लिया, क्योंकि वो एक कलेक्टर का लड़का था। और राम दुलारी मारते मारते उसको थक गई कि तेने मुस्लिम लड़के से क्यों दोस्ती की, पर उसके पिता जो है खून का घूंट पी करके रह गए। इधर ये उसका जो टोपी का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था मुन्नी बाबू, और भैरव उसकी जो था वो उसका छोटा भाई था। वो दोनों ही जो है उसकी पिटाई का तमाशा देखने लगे। हम एक दिन इको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा और उन्होंने इस तरह से और आग लगाई कि मैंने एक दिन इनको कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते हुए भी देखा था। तो उसने कहा कबाब, राम राम राम। राम दुलारी जो थी गिन्ना गई और 2 कदम पीछे की ओर हट गई। मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और जबकि हुआ ये था कि मुन्नी बाबू कबाब खा रहे थे और मुन्नी बाबू ने एक इकन्नी जो थी वो इसको टोपी को रिश्वत में भी दी थी कि तुम ये रख लो पर किसी को कहना मत। और इफ़न बेचारा टोपी सीधा साधा था, उसने इस बात को किसी से भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर मुन्नी बाबू ने उल्टा उसको फंसा दिया और उसको फंसा करके सारी बात जो है टोपी के ऊपर ही डाल दी कि इसने कबाब खाया था। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? टोपी ने कहा कि क्या तुमने मुझे कबाब खाते देखा था? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया कि अगर तुमने उस दिन खाते हुए देखा था तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? तो ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। टोपी ने कहा कि दादी ये मुन्नी जो है झूठा है, झूठ बोल रहा है और मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह इतना बड़ा हो गया लेकिन उसके ऊपर कभी भी इस तरह से कोई इल्ज़ाम उसने नहीं लगाया था, लेकिन आज उसके ऊपर जो झूठ और इल्ज़ाम लग रहा था उससे वो बड़ा दुखी हो रहा था। उस दिन इस बात के ऊपर वह पिट भी गया था, उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि मुन्नी बाबू अगर बड़ा होते तो मैं भी उनको समझ लेता, लेकिन यहाँ पर मुन्नी बाबू बड़े थे इसलिए वो कुछ नहीं कह पाया। और
वह दुखी होता रहा। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और वो हमेशा उनसे छोटा ही रहा, इसलिए मुन्नी बाबू की कही हुई बात को, हर बात को उसे मानना पड़ा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसे वो सारी बातें उसने बता दी। दोनों इफ़न और टोपी दोनों ही उस दिन स्कूल में थे। दोनों ने अपना ज्योग्राफी का पीरियड छोड़ दिया और वो दोनों ही क्लास से बाहर निकल गए। पंचम की दुकान पर इफ़न ने केले खरीदे और बात यह है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वो कोई भी चीज़ उसके हाथ की लगी हुई नहीं खाया करता था, हाथ नहीं लगा था। लेकिन उस दिन उसने बाहर से उसने केले खरीदे और दोनों ही मिलकर के वो केले खाने लगे। और ऐसा ना हो सकता है कि हम लोग दादी को बदल लें, टोपी ने कहा, तो पर घर जाएं। और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। टोपी ने कहा कैसा हो सकता है कि तुम्हारी दादी मैं ले लूँ, मेरी दादी तुम ले लो। तब इफ़न ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दादी जो है वो मेरे पिता की माँ भी तो है और मेरे पिता ऐसा थोड़ी चाहेंगे। और कुल मिलाकर के टोपी को इफ़न की दादी से बहुत ही लगाव था और वो अपनी दादी से उतना ही चिढ़ा करता था, क्योंकि इफ़न की दादी भी उसे कहानी सुनाया करती थी और इफ़न को भी अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तब वो यही कहता है, क्या तू मुझे अपनी दादी नहीं दे सकता है। बोला कैसे दूंगा मैं दादी, इस तरह से वो बात करने लगा। उसी समय उनको सूचना मिली कि उसकी इफ़न की दादी जो है ख़त्म हो गई है। उसी समय उसको ये समाचार मिला कि दादी शांत हो गई है, इफ़न की दादी, और इफ़न को कोई बुलाने आया और इफ़न उसी समय वहाँ से चला गया। इफ़न की दादी मर गई थी, टोपी बिल्कुल अकेला रह गया। इफ़न चला गया और टोपी बिल्कुल उदास था और वो मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में की तरफ चला गया। और बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा हुआ, उसने देखा कि कैसे ये चुपचाप बैठा हुआ है, ये कोने में बैठ करके रोने लगा। चपरासी ने भी उसको समझाया और वो बिल्कुल उदास था। शाम को जब इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे भी आज ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था कि उसे दादी के 1000 कहने के बाद भी उसने कभी कोई चीज़ उनके हाथ से नहीं खाई थी। लेकिन प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता है। टोपी और दादी में एक ऐसा लगाव था कि इस उम्र को नहीं देख सकता है। दादी जो इतनी बड़ी थी और टोपी जो है इतना छोटा था, लेकिन दोनों में गहरा ही लगाव था। और प्रेम इन चीज़ों का पाबंद नहीं होता है। तो बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ाया है, अभी आपने ये पढ़ी है कहानी, ये अधूरी कहानी है। आधी कहानी हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टोपी और इफ़न दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।